वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉल राउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉल राउस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रबल तथा दुर्बल जो विद्युत अपघट्य हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिनका हम विद्युत अपघटनी सेल में इस्तेमाल कर रहे, तो उनकी सीमांत मोलर चालकता पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया। ठीक है ना। तो अब ये किस तरीके का अध्ययन था उसको हम पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं और उसी के द्वारा उसके बाद हम कॉल राउस के नियम को शाब्दिक अर्थों में देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका क्या है, NaCl एक विद्युत अपघट्य है, इसकी हमने सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो कॉल राउस के अनुसार ये सीमांत मोलर चालकता इनके जो इंडिविजुअल आयन्स होते हैं, ठीक। अब इसके इंडिविजुअल आयन्स जो आपके होंगे वो क्या होंगे, अगर ये ब्रेक होगा तो सोडियम आयन और ये क्या देंगे, क्लोराइड आयन देंगे। तो उनकी जो मोलर चालकता है उनके योग के द्वारा ये जो आपके विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से भी आपका ये कॉल राउस का जो नियम है ये कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये नियम आपका क्या कह रहा है कि जो भी आपका जो भी विद्युत अपघट्य होता है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl लिया, किसी और को भी ले सकते हैं। तो जो भी आपका विद्युत अपघट्य होता है उसकी जो सीमांत मोलर चालकता होती है, सीमांत मोलर चालकता मतलब λ0m, वो उसके द्वारा जो वियोजित आयन होते हैं उनके मोलर चालकता के योगदान के बराबर होता है, या उनकी मोलर चालकता के योग के द्वारा उसकी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, सीमांत मोलर चालकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये NaCl को तो आपने इस तरीके से देख लिया है, लेकिन अगर इसमें कोई दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो एक और दूसरा जिसमें एक से ज्यादा आयन हो सकते हैं उसकी बात हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसको ले लिया। तो यहाँ पे रफ में देख लीजिएगा, जब CaCl2 को आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, विद्युत अपघटन इसका हो रहा होगा, तो आपको कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 आपको क्लोराइड आयन प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में जो इसकी मोलर चालकता होती है उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में भी कई जगह काम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो हमने कहा कि λ0 Ca2 पॉजिटिव, ठीक हो गया ये, और प्लस यहाँ पे Cl कितने प्राप्त हुए थे आपको, 2 प्राप्त हुए, तो तब आप लिखेंगे ट्वाइस λ0 Cl नेगेटिव। ठीक है ना। तो अगर हमने CaCl2 की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो उसको हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अगर यहीं पे हम क्या लेते, AlCl3 लेते, तो तब आपका λ0 Al3 पॉजिटिव हो जाता, प्लस Cl आपको 3 प्राप्त होते, तो ट्राई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ क्लोराइड आयन। इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो कॉल राउस का नियम नट सेल में एक बार फिर मैं रिपीट करवा दे रहा हूं। तो जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी जो मोलर चालकता होती है, ठीक है ना, तो इनकी जो सीमांत मोलर चालकता होती है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, उस विद्युत अपघट्य के जो भी आपके आयन धनायन और ऋणायन उससे जो प्राप्त होते हैं उनके मोलर चालकता के योग के द्वारा हम उसकी क्या कर सकते हैं, सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी को हम इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य में भी अप्लाई करते हैं और दुर्बल में भी। दुर्बलों को ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन होता है, दुर्बल की बात हम अभी आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और आपके जो आपके ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरीके के हैं। ठीक है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के फिनोमिनन है। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आपने विद्युत अपघट्य के रूप में विद्युत अपघटनी सेल में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं और वो आसानी से डिसोसिएट हो जा रहे, अर्थात वो क्या हो रहा है, धनायन और ऋणायन जितने आसानी से देंगे उतना ही वो प्रबल होंगे, अर्थात जितने ज्यादा उनमें आयन्स वो इजीली दे पाएंगे वो प्रबल होंगे। तो प्रबल जो विद्युत अपघट्य आपके होते हैं
विशेषकर ये लवण ही है, ये प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने होते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे आपका NaCl है, MgCl2 है, और आपका ऐसे ही MgSO, ऐसे कई और भी हो सकते हैं। ये प्रबल वैद्युत अपघट्यों को दिखाने का एक दूसरा तरीका भी है। इनको किस तरीके से दिखाते हैं, जैसे आपका ये Na था, तो ये काय में डिसोसिएट होता है जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट इसका वैद्युत अपघटन करेंगे, तो एक धनायन और एक आवेश वाला ऋणायन दे रहा है। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको हम 1-1 कैटेगरी में लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये 1-1 टाइप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब दूसरा MgCl2 है, जब आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रोवाइड करी और ये वियोजित हुए, तो आपको Mg2 पॉजिटिव आयन मिले, प्लस आपको ये 2 जरूर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आवेश कितना है, 1 आवेश है। तो ये इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा, ये 2-1 टाइप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। और जो ये MgSO4 है आपका, तो इसको भी जब आप डिसोसिएट करेंगे तो ये Mg2 पॉजिटिव दे रहा है, और साथ में ये सल्फेट 2 नेगेटिव वाला आयन ये दे रहे हैं। तो ये जो वैद्युत अपघट्य आपके हो गए, इसको हम कहते हैं, ये आपका 2-2 टाइप आपके जो क्या हैं, ये 2-2 टाइप के वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये भी कभी आपके कॉम्पिटिटिव वे में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के वैद्युत अपघट्य हैं। तो ये 1-1, 2-1 या 2-2 जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इनसे प्राप्त होने वाले जो आवेश हैं, आयनों में जो आवेश होते हैं, उनके अनुसार हम इनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ऐसा हम समझेंगे। अब कोलराउस के नियम का कभी कभार आपसे ये पूछा जाता है कि इसका क्या अनुप्रयोग है या क्या एप्लीकेशन है। तो कोलराउस के नियम का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का, जिनका कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना हमारे लिए कठिन होता है, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं कोलराउस के नियम को। और अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जिनकी होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और उनकी सहायता से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का भी क्या ज्ञात कर लेते हैं, सीमांत मोलर चालकता। तो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट कह लेता हूं मैं कि सीमांत मोलर चालकता, जिसको हम λ0m कह रहे हैं, ज्ञात करना। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है इसका, कोलराउस के नियम का, वो सबसे मेन एप्लीकेशन क्या है, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स की सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करना। अब हम इसको मैथमेटिकली भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपके बोर्ड परीक्षा में विशेषकर एक आध बार प्रश्न भी इसमें से आए हुए हैं, तो उस प्रश्न के आधार पर हम देख लेते हैं कि अगर हमें वैल्यूज प्राप्त हों जो दूसरे उसके अन्य यौगिक हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उसके द्वारा हम दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स की λ0m कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड आपका क्या है, CH3COH एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, तो उसी से संबंधित एक हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बना के इसको और ज्यादा हम क्लियर हो लेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने। आइए फिर तो देखते हैं कि कैसे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा था, जब मैंने NaCl की बात करी थी, तो λ0 NaCl हम कह रहे थे, तो आपने कहा कि सर वो λ0 Na पॉजिटिव प्लस λ0 Cl नेगेटिव से उसको हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन जो आपका है, NaCl दिया गया है, आपका HCl है, और आपका NaAC इसने यहाँ पे दिया है। इसको मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। के लिए जो सीमांत मोलर चालकता की वैल्यूज इसने दी हैं λ0m, वो क्रमशः क्या है, 126.4, 425.9 और आपका 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। तो हमने ज्ञात करना है HAC, ये एसिटिक एसिड ही है, अभी मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। के लिए आपने
लैम्डा 0m ज्ञात करना है। ठीक, पहले यहां पे देख लें, कुछ टर्म्स इसने अलग तरीके से दिए हैं। ये NaC कोई विशेष बात नहीं है, इसने ये जो एसीटेट है CH3CO नेगेटिव आयन है, इसी के स्थान पर क्या लिख दिया इसने, AC लिखा हुआ है, अर्थात ये क्या है CH3CO Na है। और HAC जो लिखा हुआ है उसमें भी आपका ये AC कर देता हूं, CH3COH, अर्थात ये एसिटिक एसिड की आपने क्या ज्ञात करनी है, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो आपको ये पता चल गया कि ये किस किस तरीके से है। अब हम इन आयनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाएंगे कि इन वैल्यूज के आधार पर, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, लैम्डा 0 MHAC आपको एसिटिक एसिड की सीमांत मोलर चालकता आपको ज्ञात हो जाए। ठीक है ना। तो इसकी सीमांत मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ज्ञात हो सकती है। तो यहां पे आपको पता है कि ये लैम्डा 0 H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 जो एसिटेट आयन है, इसकी जो मोलर चालकता है, इसके द्वारा हमने इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम ऐसा फिनोमिनन क्रिएट करेंगे, इन्हीं के द्वारा इस प्रकार की स्थितियां हम बनाएंगे जिससे कि हमारे पास फाइनली क्या हो, इस प्रकार की वैल्यूज हमें मिल जाए। इनके वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम HCl को यहाँ पे रख लेते हैं। तो HCl को जब आप डिसोसिएट करेंगे तो उसकी मोलर चालकता लैम्डा 0 H पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 Cl नेगेटिव हो गया। ठीक हो गई। उसी के साथ अब हम सोडियम एसीटेट के आयंस को लेते हैं। तो लैम्डा 0 Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा 0 AC, ये आ गया। ठीक है। इसमें से जो सॉल्यूशन होगा, तो इसके जो आयन है, अब इसमें रिमेनिंग NaCl के आयन है, तो यहाँ पे हमने इसकी सीमांत मोलर चालकता को इसमें से रिड्यूस करना होगा। तो यहाँ पे हमने लिया लैम्डा 0 Na पॉजिटिव, और यहाँ पे वैसे प्लस होता था, माइनस सिंबल है तो माइनस ही लेंगे, लैम्डा 0 Cl नेगेटिव। ठीक, ये चीज आपको पता हो गई। अब इसमें से देख लें हम, हमारे पास फाइनली क्या क्या वैल्यूज बचेंगी। देख रहे हैं हम, ये प्लस में है Na, तो माइनस Na से इसकी वैल्यू, ये आपका प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ही आपका जो Cl है, इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाले Cl कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा हुआ आपके पास क्या रहेगा, लैम्डा 0 H पॉजिटिव और लैम्डा 0 AC नेगेटिव। ठीक है ना। और यही हमने ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी वैल्यूज के आधार पर हम इनको लिख रहे हैं। तो ये वाला जो था आपका, ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा 0 HCl प्लस M भी लिख लें, मोलर लिख लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा, M कर लेते हैं। और इस तरीके से लैम्डा 0 M NaAC और माइनस लैम्डा 0 M NaCl। ठीक, तो ये सीमांत मोलर चालकता जो आपकी है, इनकी वैल्यूज आपको पता है, उन वैल्यूज को आप इसमें रख लेंगे। HCl के लिए वैल्यू कितनी है, दिख रहा हमें 91.0 प्लस लैम्डा 0 M NaAC। ये थोड़ा सा यहाँ पे HCl का अलग अलग हो गया, देख लेते हैं, इसमें आराम से देख लीजिएगा। NaCl की वैल्यू ये है, ठीक है ना। HCl की वैल्यू 425.9 प्लस NaAC की वैल्यू, ये लास्ट की वैल्यू है 91.0 माइनस NaCl की वैल्यू आपके पास है 126.4। ठीक, तो अब ऐड कर लेते हैं इनको, 0.9, ये हो गया आपका 6, इसको ऐड किया तो 11 और ये 5 हो गया। ठीक, 5 16.9 माइनस 126.4
और इसको आपने रिड्यूस किया है तो ये आया आपका 0.5093। तो 390.5 सीमेन जो आपको यूनिट दी है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनको हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से उनकी हम वैल्यूज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जो प्रोसेस इस्तेमाल करना होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन और एनायन है वो लास्ट में रिमेन रहें और सबकी वैल्यूज एक जैसी रहें, उसके आधार पर हम इसको कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल, इस तरीके के न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में भी आपसे पूछे गए हैं। आइए तो अब हम दुर्बल वैद्युत जो अपघट्य होते हैं इनकी चालकता और सीमांत मूलर चालकता में कुछ और बात कर लेते हैं। अभी तो हमने देखा था कि दूसरे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी सहायता से कैसे हम इनको ज्ञात कर पाते हैं। तो होता क्या है, अगर हम वैद्युत अपघटनीय सेल में प्रबल वैद्युत अपघट्य लेते हैं तो वो बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, धनायन और ऋणायनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजन उनका डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्य बहुत आसानी से वियोजित नहीं होते, इनका डिसोसिएशन आसानी से नहीं होता है। तो इनका डिसोसिएशन होने के लिए हमने सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा तनु करते रहना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा तनु होने की स्थिति में क्या होती है कि उस स्थिति में इसकी चालकता, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की जो चालकता होती है वो बहुत कम आपकी मोलर चालकता इसकी उस स्थिति में रहती है। तो उसके लिए एक अलग डेरिवेशन से सीमांत मोलर चालकता और मोलर चालकता के द्वारा हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों का वियोजन स्थिरांक और उनकी वियोजन की मात्रा को कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो वियोजन की मात्रा होती है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए, इसको हम अल्फा, जो 11th में आपने पढ़ा है, अल्फा के द्वारा हम इसको दिखाते हैं। और जो ये वियोजन की मात्रा आपकी है ये मोलर चालकता अपॉन सीमांत मोलर चालकता के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा को ज्ञात करते हैं। अब जो ये आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं इनके लिए जो वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक, तो उसकी गणना इस प्रकार से की जाती है K = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो K A भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके द्वारा आप इसमें वियोजन की मात्रा इसकी ज्ञात करेंगे। C क्या हो गया, इसमें ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य का कंसंट्रेशन हो गया, उसकी सांद्रता होगी। तो इसी वैल्यूज को अब ये अल्फा की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। इसको थोड़ा सा देख लें तो K हो गया, C अपने जगह पे ही रहा और हमने अल्फा स्क्वायर किया, अर्थात लैम्डा m का स्क्वायर हो गया अपॉन आपका लैम्डा 0 m स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। ये किसके, ये वैल्यू कब आई, केवल अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जब आपने पुट की है तो तब ये आपके पास थी। और जो रिमेनिंग पार्ट अब क्या बचा आपके पास, 1 माइनस अल्फा आपके पास बचा हुआ है। ठीक है। तो इसके द्वारा ये 1 माइनस जो अल्फा है यहाँ पे भी आपके पास ये अल्फा की वैल्यू आप फिर यहाँ पे भी कौन सी पुट करेंगे, इसी को कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा है, दोबारा से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वाली वैल्यू तो हमारे पास क्लियर ही है, एक ही लाइन में भी आप कर सकते हैं, लैम्डा 0 m स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू मैंने रखी ये क्या है, C और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम रख चुके हैं। और 1 माइनस अल्फा के लिए फिर 1 टाइम मोर आप क्या करेंगे, अल्फा के लिए लैम्डा m अपॉन लैम्डा 0 m रख लेंगे। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो C लैम्डा 0 m का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 0 m और ब्रैकेट में लैम्डा 0 m माइनस लैम्डा m। ये आपके पास जो फाइनल डेरिवेशन होगा
वियोजन स्थिरांक का इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। उत्तराखंड बोर्ड में विशेषकर जो इससे पहले का जो हमने सवाल बताया था उस प्रकार के प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की भी जानकारी आपको दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मूलर चालकता को वियोजन स्थिरांक के माध्यम से ज्ञात कर आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये दूसरी प्रोसेस आपकी हो गई। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।